अच्छा बेटा, हम जो कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए क्योंकि इससे रिलेटेड नहीं थे। अब एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर कहना है कि रे डायग्राम है, कन्वर्जिंग लेंस की है। ये कन्वर्जिंग लेंस है। अब जाहिर बात है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन इट्स फोकल लेंथ। जो फोकल पॉइंट अगर आप देखें तो देखिए यहाँ से पैरेलल रेज जाके जब यूँ जाएगी तो ये फोकस होगा जहाँ से ये गुजर रही होगी। ठीक है। और इसी का फोकस यहाँ पे अगर आप आए तो यहाँ कहीं पे अगर इसी डिस्टेंस के ऊपर आए तो ये यहाँ कहीं पे, यानी कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन इट्स फोकल लेंथ, तो ये फोकस यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पे अगर आप इसकी इमेज जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे इमेज बन रही है। तो और आप ये जानते हैं कि ये इमेज जो होगी वो क्या होगी, वर्चुअल, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन एफ, फोकल लेंथ के अंदर चूंकि रख दिया गया है, तो उसकी इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी और वर्चुअली मैग्नीफाइड होगी। तो अब आप जरा देखें कि ये इसके अंदर कहते क्या है। पुट द टू बॉक्सेस इन द फॉलोइंग लिस्ट टू डिस्क्राइब द इमेज फॉर्मेशन। अब बताइए, क्या इमेज रियल है? नो। वर्चुअल है? हाँ भाई वर्चुअल। मैग्नीफाइड इन लार्ज है? मैग्नीफाइड भी इन लार्ज है। सेम साइज नहीं, डिमिनिट, यानी कि ये भी क्रॉस होगा ये भी क्रॉस होगा, डिमिनिश्ड स्मॉल होगी नहीं। तो यहाँ पे दो चीजें जो है वो मैग्निफिकेशन उसको रीड करें। द लेंथ इज अ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस होगी। तो मुझे यहाँ पे मार्क करना होगा ए टू बी डिस्टेंस, फोकल लेंथ। You may apply the law of reflection of a plane mirror to curve mirror to a curved mirror. The normal of an, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये एक P और M दिया है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ये क्या कह रहे हैं, ड्रॉ द नॉर्मल टू एट पॉइंट M। M पॉइंट के ऊपर नॉर्मल कैसे ड्रॉ? तो बताइए, ये पॉइंट M है, ये आपके पास लेंस मिरर का जो होगा वो कहलाएगा, यानी कि सेंटर या मिड पॉइंट कहलाएगा लेंस का। तो इसके ऊपर अगर हमने नॉर्मल ड्रॉ करना है तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रिंसिपल एक्सेस ही नॉर्मल, ये जो लाइन ड्रॉ होती है प्रिंसिपल एक्सेस, ये प्रिंसिपल एक्सेस ही आपके पास जो है, ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सेस, यही लाइन आपके पास क्या कहलाती है, नॉर्मल एट पॉइंट एम, एट एम कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, ड्रॉ द लेयर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एम। एम से जो रेज रिफ्लेक्ट करेंगी वो क्या होगी। अगर कोई रे एम पे, मसलन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, पहली रे एम पे पड़ी है, तो जिस एंगल से नॉर्मल पे यहाँ पे एंगल से स्ट्राइक करेगी उसी एंगल से यहाँ पे क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो सेम एंगल यहाँ पे अगर एंगल आई है तो ये एंगल आर सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो आप सेकंड ये कर, ड्रॉ द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पॉइंट पी। अगर पॉइंट पी पे टकरा रही है तो क्या होगी, तो बताइए पॉइंट पी के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और जितने नॉर्मल ड्रॉ होंगे ना वो उमूमन नॉर्मल कहाँ से गुजरने चाहिए, सी से गुजरना चाहिए। तो ये आया। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको बैक से उड़ाता हूँ तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही है। तो आप ये जानते हैं कि रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बैक कर जाती है। ये आपको जब मैंने स्टार्टिंग के था, आप चेक कीजिएगा, जब हमने पढ़ा था कि इफ रे इज मूविंग टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द सेम पाथ, तो ये सेम पाथ से गुजर जाएगी, वहीं से ही वापस। क्योंकि जब मैं इसे बैक करता हूं तो चूंकि सी पे ही आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये सेंटर पर। एक्सटेंड द रिफ्लेक्टेड रे बैक टू द राइट ऑफ द मिरर एंड लोकेट द इमेज। अब ये कहना है कि इमेज बताइए कहां पर बन कहां रही है। अब यहां पे देखें कि ये यहां पे रिफ्लेक्ट कर रही है, ये यहां पे। तो अगर मैं बैक साइड पे इसको प्रोसीड करूं तो ये ऐसे ही प्रोसीड होगा, यहां पे बैक साइड पे प्रोसीड करेंगे तो ये वो पॉइंट होगा जहां पे क्या होगी, इसकी वर्चुअल इमेज फॉर्म। तो ये जो है ये वर्चुअल इमेज फॉर्म होने का मतलब क्या है कि यहाँ कहीं पे फोकस होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया गया है ऐसे करके, यहाँ कहीं पे इसका फोकस है जिसके अंदर से ये पहली रे, ये एक रे ऐसे सी से गुजर गई और एक रे ऐसे। तो इमेज जो है वो वर्चुअल फॉर्म। A lamp in the large room is suspended. State the two characteristic of this image. प्लेन मिरर के अंदर आप जानते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस में प्लेन मिरर जो होता है वो इमेज हमेशा, जब भी प्लेन मिरर दिया जाएगा तो इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी,
और सेम डिस्टेंस एंड साइज के ऊपर होगा। इसका डिस्टेंस भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो चीज़ दी गई है टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, तो उसमें ये कहेंगे कि वर्चुअल इन नेचर होगी, सेम साइज और सेम डिस्टेंस पे होगी। सजेस्ट एडवांटेज ऑफ पोजिशनिंग मिरर अबव द लैम्प। ये रहने ये टिपिकल है, ये उससे रिलेटेड है, ये हम इसको चेक करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन जो है वो आपके उसको ऐसा लोग उसको फॉलो नहीं करता, तो हम उसको देखने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखिए, शो द रे डायग्राम इंसिडेंट। अब चूंकि ये आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है तो उससे रिलेटेड आएगा। एक इंसिडेंट रे है जो ग्लास के ऊपर स्ट्राइक ऊपर से। यहाँ पे क्या करूंगा, मैं नॉर्मल बनाऊंगा, फिर से बना लें, सीधा होना चाहिए ये। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और रे जब रिफ्लेक्ट करेगी, देखिए ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ये क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी इनर। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। और आर की वैल्यू जो होगी वो आई के मुकाबले में कम होगी। एक्यूरेटली ड्रॉ द अच्छा, ये हो गई रिफ्रैक्टेड। ये वाली रे जो है ये कौन सी हो गई, रिफ्रैक्टेड हो गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई। देखिए इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी करेगा, जो कि यहाँ से ए ऐसे वापस लौट जाएगा विद द सेम एंगल। यहाँ का एंगल, एंगल आर और एंगल आई आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे ये दोनों एंगल्स। तो द रे इंसिडेंट ऑन द ग्लास प्रिज्म। अब यहाँ पे बताइए, एक रे अगर ग्लास प्रिज्म पे यहाँ पे आ रही है, तो आप जानते हैं ग्लास प्रिज्म जो होता है उसका काम ये होता है कि यहाँ ऐसे गुजरने वाली रे को वो इस तरीके से बेंड कर देता है नीचे की तरफ। यानी कि रे पहले ऐसे आती है, यूं टकराती है ग्लास के अंदर, ये स्ट्रेट जाती है और फिर बाहर निकलते हुए नीचे की तरफ झुक जाती है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी बेंडिंग इनर साइड के ऊपर, यानी कि बेस की तरफ बेंड हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर भी देखूं, तो यहाँ पर आपको ये देखने मिलेगा कि एक लाइट रे आई, इसने यहाँ पे इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, ये वाला हिस्सा नॉर्मल था, तो ये यू एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। एंगल यू जो है, सॉरी एंगल वी जो है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। अब रे यहाँ पे आई है, ये नॉर्मल था, नॉर्मल के साथ ये जो वाई होगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। अंदर बेंड कर गई तो ये बात। अब जब यहाँ पे टकराएगी, तो जब यहाँ से ये बाहर जा रही है, तो बाहर जाते हुए इसको क्या करना है, नीचे की तरफ बेंड करना है। यानी कि रे अगर ऐसे भी आ रही है तो यूं जाने के बाद ये इनर साइड के ऊपर टूवर्ड्स बेस, ये बेस कहलाता है। रे को गुजरते हुए बेस की तरफ क्या करना है, बेंड करना है। तो इसको मैं नीचे की तरफ करके बनाऊंगा ऐसे। ठीक है। अब वन टिक ईच ऑफ द फॉलोइंग। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है इसमें, वी है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो यहाँ पे बन रहा है वो वाई। तो ये जो आप आसानी से क्या रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इतना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहे हैं 1.33 है। द रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम वाटर टू एयर, पानी से हवा में जा रही है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट वाटर, वाटर टू एयर आ रही है, पानी से हवा में। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस वाटर एयर इंटरफेस कितना बन रहा है, यानी कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया। आपसे क्या पूछ रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रहे हैं। अब यहाँ पे ईटा की वैल्यू क्या आई, 1.33 इज इक्वल्स टू साइन आई कितना आया, 30 अपॉन साइन ऑफ आर। अब यहाँ पे बताइए कि मैं साइन आर को ऊपर ले जाता हूँ और साइन 30 अपॉन साइन 1.33, अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 30 साइन डिवाइडेड बाय 1.33, तो ये आ गया 0.3759, 0.3759 ये बराबर आया साइन ऑफ आर के। और अगर मैं आर की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो साइन इनवर्स, साइन यहाँ से उठेगा और उठ के इस तरफ चला जाएगा, तो ये साइन इनवर्स ऑफ 0.3759। तो अब मुझे इसका ये जो वैल्यू आई है इसका मुझे क्या चाहिए, इस वैल्यू का मुझे इनवर्स ले लेना। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री को खोलूंगा, सेकंड पे क्लिक करूंगा, साइन इनवर्स आ गया, इसमें क्लिक किया 22.08, यानी कि आंसर क्या आ गया, 22 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर जो आ रहा है वो कितने डिग्री आ रहा है, 22 डिग्री। द पाथ ऑफ, ये कह रहा है एक वॉयलेट लाइट एंड रे ऑफ लाइट एंड रेड लाइट है, एक वॉयलेट लाइट और रेड लाइट। द पाथ ऑफ रे ऑफ वॉयलेट एंड रेड लाइट, इसमें
वॉलेट लाइट भी है और रेड लाइट। ड्रॉ द रेबल डायग्राम। अब यहां पे आप जानते हैं कि डिस्पर्जन परफॉर्म, और डिस्पर्जन क्या है आपके पास? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, स्प्लिट ऑफ लाइट, लाइट का स्प्लिट कर जाना सर्टेन एंगल्स पे, बाय किसकी बेस पे? बाय देयर फ्रीक्वेंसीज, अपनी फ्रीक्वेंसीज की बेस के ऊपर क्या कर जाना है? स्प्लिट हो जाना। अब आप ये जानते हैं कि सबसे कम जो डिफ्लेक्शन आती है वो आती है, देखिए ऐसे होता है ना, वेब्योर होता है, वॉलेट से स्टार्ट होता है और रेड पे खत्म होता है। तो सबसे लेस डिफ्लेक्शन, अगर मैं डिफ्लेक्शन देखता हूँ तो सबसे लेस डिफ्लेक्शन जो होती है वो किस में होती है? वॉलेट में। और सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन जो होती है वो किस में होती है? रेड में होती है। तो अगर मैंने रेड लाइट दिखानी है, सपोज ये डिफ्लेक्शन मैंने दिखाई है रेड की, सॉरी ये डिफ्लेक्शन मैंने, ये क्योंकि कम डिफ्लेक्शन होगी, तो ये डिफ्लेक्शन किसकी होगी? वॉलेट की, कम डिफ्लेक्शन। और ये डिफ्लेक्शन किसकी होगी? रेड। तो ये इस वाले पॉइंट के ऊपर ये वॉलेट और रेड जो है ये अपने अपने एंगल के ऊपर क्या कर जाएंगे? रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। यानी कि ये रेड होगा और ये वॉलेट। एंड कैलकुलेट इट, कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। रेड लाइट टेकन, अब यही कह रहे हैं कि ड्रॉ द पाथ रे फॉर रेड लाइट। तो आपने रेड लाइट के अंदर बेंडिंग थोड़ी नीचे दिखाएंगे, वॉलेट के अंदर थोड़ी ऊपर दिखाएंगे। लाइट एंटर्स अ ग्लास फाइबर फ्रॉम एयर विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, कितना दिया जा रहा है? एंगल आई 62 डिग्री है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 36 डिग्री। यानी कि आप कहां से फाइबर में एंटर हो रहे हैं, तो आप एयर से कहां जा रहे हैं? फाइबर ऑप्टिक्स में जा रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स। तो इसके लिए क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपॉन साइन आर होगा, रेयर से डेंसर। तो अब ये बताइए कि ईटा की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। साइन आई क्या है? 62 डिवाइड बाय साइन ये क्या है? 36। तो बस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इतना, स्पीड ऑफ लाइट इज इतनी, डिटरमिन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास फाइबर। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसके जरिए मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। पहले मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान, देखिए भाई 62 का हम क्या करेंगे? साइन डिवाइडेड बाय 36 का साइन। आंसर क्या आया? 1.5। आंसर क्या आया? 1.5 ईटा की वैल्यू। और यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो स्पीड इन एयर, और क्या होगा? स्पीड इन फाइबर ऑप्टिक। तो बताइए ईटा की वैल्यू 1.5 आई इज इक्वल, स्पीड इन एयर कितनी है? 3 × 10⁸ और स्पीड इन फाइबर ऑप्टिक आपने फाइंड आउट करनी। इसको ऊपर ले जाइए, इसको नीचे ले आइए। तो स्पीड इन फाइबर ऑप्टिक जो होगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5। तो इसको आप कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्पीड आ जाएगी मीटर पर। इससे 3 से लेस आएगी क्योंकि स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में इस 3 का हाफ हो जाएगा, 1.5 भी आ जाएगा। डिस्क्राइब हाउ ग्लास फाइबर यूज इन कम्युनिकेशन। आपने कैसे कम्युनिकेशन, भाई ग्लास के अंदर, ग्लास फाइबर के अंदर व्हेन लाइट एंटर्स इनटू द कोर रीजन ऑफ द, या इनर कोर के अंदर जब लाइट रे एंटर होती है तो क्या होता है कि इट स्ट्राइक्स एट दिस एज and the inner core is more denser as compared to the outer layer, so their angle of incidence is more than its critical angle, so it reflect back into the same inner core. तो यहाँ पे TIR total internal reflection continuously perform होती रहती है and light reaches to other end of the fiber, so that is how light trap inside the optical fiber and that is how the communication is going to be taken place. ठीक है, तो इसका बेसिक जो फिनोमेना है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे P से Q तक एक पाथ शो किया जा रहा है। जब आप Q से टकराएंगे अगर ये ऑप्टिकल फाइबर है तो इट रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम, यानी कि यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो आ रहा होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन, ज्यादा होना चाहिए किससे? इसके क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल किसका होगा? ऑप्टिकल। तो ये यहाँ से यूं टकराएगी, फिर ये ऐसे टकराएगी और फिर ऐसे टकरा के यहाँ से ये यूं करके बाहर। खैर अब ये क्या है? केयरफुली कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे अंटिल इट लीव्स द सेक्शन ऑप्टिकल। तो देखो ये ऐसे ही पाथ ऑफ रे यूं बनेगी। इन तमाम पे TIR परफॉर्म होगा। एक यहाँ पे TIR परफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे TIR।
और यहाँ से फिर ये बाहर, और देखो जब बाहर निकलेगी तो यहाँ पे स्ट्राइक करके ये थोड़ी सी आउटर क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी, इनको डेंसर से रेयर में। द मटेरियल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर हैज, ऑप्टिकल फाइबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, टू कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल। तो आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है 1/sin c। तो ईटा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, 1 पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 52 इज इक्वल्स टू 1/sin c। अब अगर ऊपर नीचे कर लें तो साइन सी जो होगा वो बराबर हो जाएगा 1.5, 1/1/1.5, तो यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा, 1/1.52, ये रिजल्ट आया। और इसका अब हम क्या कर लेंगे, 0.6578, 0.6578, 0.6578। अब मैं सी लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0.6578। तो अब आप अगर इसका इनवर्स लेंगे तो इनवर्स यहाँ से यहाँ पे, तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप क्या करेंगे, 41.13, 41.13 डिग्री। अच्छा आपने इसको जो पेपर होता है, जो टेबल होता है, उसके थ्रू भी आप इन्वर्सेस की वैल्यूज जो है वो इजीली। स्टेट व्हाट सोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, जो टीआईआर परफॉर्म हो रही है टोटल इंटरवल। एक्सप्लेन योर आंसर। अब आप यहाँ पे इसके पॉइंट्स लिख लेंगे कि लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, डेंसर टू रेयर जा रही है, और क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन इट्स क्रिटिकल एंगल, तो इस वजह से। ठीक है, तो ये आपके रे डायग्राम का है, इसको भी जाना दीजिए, ये लेंस से रिलेटेड है। अच्छा देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा ऑफ अ ग्लास इन एयर इज 1.5। State the equation relates the speed of light in air and the speed of light in glass। तो ये तो बहुत ही आसान सी है कि ईटा इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी कि एयर वी ए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये होगा। अब इन्होंने स्पीड देके आपसे कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछा, तो इसी इक्वेशन के अंदर पुट करके हम कैलकुलेट। अब ये देखिए, लाइट ट्रेवलिंग इन ग्लास, पहले ग्लास में ट्रेवल, यहाँ पे टीआईआर परफॉर्म हो सकता है क्योंकि आप डेंसर से कहाँ जा रहे हैं, रेयर में जा रहे हैं। शो द रे डायग्राम एंगल 41 टू द नॉर्मल। अब रे डायग्राम आपने बनानी है। द लाइट पासिंग फ्रॉम द ग्लास इनटू द एयर, पहले वो बताओ ग्लास से कहाँ चली जाए, एयर में। तो बताइए अगर यहाँ पे टकरा रही है तो इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट नहीं जा रही, बल्कि क्या हो गई, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि आप डेंसर से रेयर में आ रहे हैं तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये ऐसे आ जाएगी, एंगल आ। द लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, कैलकुलेट द एंगल रे मेक्स विद द नॉर्मल। Calculate the angle that the ray makes with the normal in air। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है और क्रिटिकल एंगल ग्लास का आपको पता है कितना होता है, 1.5 होता है, तो बताइए ईटा इज इक्वल टू साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई होगा। यहाँ पे पलट जाएगा क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहा है। साइन आर अपॉन साइन आई का मतलब क्या हो गया कि ईटा की वैल्यू लिखेंगे हम 1.5, साइन आर हमने फाइंड आउट करना है, और साइन आई कितना दिया गया है हमें, 41। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन आर जो होगा वो बराबर जाएगा 1.5 इंटू साइन ऑफ 41। तो देखिए 1.5 मल्टीप्लाई बाय 41, 41, 41 साइन। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपको। अब आपने क्या करना है, इसका साइन इनवर्स ले लीजिए, इनवर्स ऑफ साइन, तो ये 41 डिग्री आ गया। नहीं, ये गलत कर रहे हैं, फिर से देखिए, सेम तो नहीं हुआ ना। एक मिनट, 41 ऑफ साइन ये आया, मल्टीप्लाई बाय 1.5 ये आया, 1.476, 1.476, और फिर हम क्या करेंगे, साइन आर है तो आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है, ये वाली चीज। तो जब आप इसका इन्वर्स लेंगे तो अब यहाँ पे आपको इन्वर्स आएगा, ये आपने साइन इन्वर्स लेंगे।
1.5 साइन आई अपन साइन आर अपन साइन 41 1.5 41 1.5 इनवर्स वैलिड आएगा। देखिए इनवैलिड अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एंगल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। कैलकुलेट द एंगल ऑफ what happened to the light when assigned as to the normal much larger than 41। 90 डिग्री पे तो नहीं आ रहा, 41 डिग्री है ना। साइन आई अपॉन साइन आर, आई अपॉन आर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई हो गया ये। साइन आर को वैसे नहीं, साइन 41 1.5 1.46, लेकिन इनवर्स इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। खैर इस क्वेश्चन के अंदर कुछ इशू है, देखेंगे इसके अंदर क्या हो सकता है, ये बाद में इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास डेंसर से रेयर में आ रहा है, रेयर डेंसर में आएंगे साइन आई साइन आर। अच्छा अगर मैं इसको उल्टा करूँ कि लाइट यूं आ रही हो, ऐसे आके यूं जा रही है, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, एंगल तो वही रहेंगे। तो ईटा इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, ऐसे लिखेंगे। ईटा हुआ 1.5, साइन आई जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, और साइन आर जो है ये 41 डिग्री। तो इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ईटा अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 41 हो गया। 41 का मतलब क्या हो गया कि 1.5 मल्टीप्लाई बाय साइन 41, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 41 साइन 1.5 मल्टीप्लाई बाय 41 साइन 6। अच्छा ये आया, और इसका इन्वर्स करना वो असल में हम कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं। 79.96 आएगा, 79.96। यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आंसर नहीं आएगा, आंसर चेंज आएगा उसके रिलेटिव। ये देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा, ये आएगा 0.9084, 0.9084। जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.9084। ठीक है, ये आंसर नहीं आएगा, ये हमने गलत लिख दिया। और फिर जब इसका साइन इनवर्स लेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा 79 में। तो ये वाली कैलकुलेशन भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो दोनों से आपके पास आंसर सेम है। Light passes from glass into calculate the angle of the rim which makes the normal in the air। तो ये which makes the normal in the air ये वाला एंगल आपने 79 डिग्री जो था ना आपके पास, कितना आ रहा है 79.96, यानी कि 80 डिग्री आ रहा है। ठीक है, state what happened to the light they strike the edge of the glass at an angle normal much larger than 40। अगर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस 41 से बढ़ जाए, यानी कि अभी तो ऐसे जा रहा है, अगर मैं इसको और ऐसे स्ट्राइक करूं कि ये यूं स्ट्राइक करे, तो आप देखेंगे कि ये लाइट जो है वो पहले पैरेलल होगी और फिर इट मूव्स बैक इनटू द, तो क्या होगा यहाँ पे जो लिखा है इसके अंदर आप क्या करेंगे कि फर्स्ट इट बिकम पैरेलल टू सरफेस, सरफेस के पैरेलल हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा देन बैक टू द ग्लास, यानी कि क्या परफॉर्म होने लगेगा TIR परफॉर्म। अच्छा, डिस्क्राइब वन एग्जांपल एंड हाउ ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर लाइट पाइप्स के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसके अलावा वो कैमरा को सेंड करने के लिए भी यूज हो रहा होता है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है ना, लाइट पाइप्स वगैरह, या आपने पढ़ा हुआ होगा, ये बुकिश क्वेश्चन है तो आप वो देख के एग्जाम्पल्स के अंदर, ये जो एंडोस्कोपी होती है उसके अंदर क्या करते हैं ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज जो है ये वर्चुअल बन रही है यहाँ पर, यानी कि पहली रे यूं गुजर गई दूसरी, यानी कि ये अगर एस जो है ये फोकस है,
देखिए पैरेलल रे फोकस से पास हो रही है तो फोकस यहाँ कहीं पर होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन इट्स फोकल लेंथ, फोकस के अंदर रखा हुआ है, तो वो ये वर्चुअल इमेज बन रही है, मैग्नीफाइड है। स्टेट अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेज, तो ये क्या होगी, वर्चुअल होगी और मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। यूजिंग लेटर आइडेंटिफाई द फोकल लेंथ, तो एस है फोकल लेंथ जो कि आइडेंटिफाई कर रहा है, ये एस। अच्छा, ड्रॉ ये यूजिंग लेटर भी हो गया। ड्रॉ देन आई सुटेबल प्लेस टू व्यू द इमेज, तो बताइए आंख आपके पास कहाँ रखनी हो कि आपको ये वाली इमेज नजर आए, तो ये रे के लिए आपकी आंख इस पोजीशन पे मौजूद होनी चाहिए, तब आप जो है ना वो इसको देख पाए। प्रिंसिपल फोकस एंड लेंस ऑफ द पोजीशन, अब इन्होंने दिया हुआ है फोकस अगर यहाँ पर है तो इसकी इमेज बनानी है, ये इतना ही फोकस आपके पास है, ये यहाँ पे आ जाएगा एफ। अब इसको यहाँ लाएंगे तो ये आपके पास 2F पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, स्ट्राइक करके कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से। जितना डिस्टेंस ये आया उतनी डिस्टेंस यहाँ पर ये आ गया आपके पास 2F। दूसरी रे को जब आप यहाँ से गुजारेंगे तो ये ऐसे कट करेगी कि ये फोकस के ऊपर ही कट कर रही होगी और सेम हाइट के ऊपर इमेज बन जाएगी, यानी कि ये ऐसे आके ये यहाँ से गुजर जाएगी और सेम हाइट के ऊपर ये वाली जितना ऑब्जेक्ट ये उसी सेम डिस्टेंस के ऊपर इमेज बन जाएगी, क्योंकि ट्वाइस ऑफ फोकस यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा। ड्रॉ द इमेज और जो हमने ड्रॉ कर दिया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ टाइप ए ग्लास इज 1.6, कैलकुलेट द क्रिटिकल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ये हो तो उसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा, तो बताइए फॉर्मूला क्या, 1/sin c। तो अगर मुझे क्रिटिकल एंगल चाहिए sin c तो इज इक्वल टू 1/eta, यानी कि 1/1.6। अब 1/1.6 और फिर उसका साइन इनवर्स ले लेंगे, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 ये आएगा ये, और फिर इसका हम क्या कर ले लेंगे, इनवर्स ऑफ साइन, इनवर्स ऑफ साइन, तो 38.68 आ जाएगा, 38.68 आंसर आ जाएगा 38.68 डिग्री। इसको रखते दीजिए, बी मशीन से रिलेटेड है। यहाँ पर भी देखिए आपके पास इमेज जो है वो वर्चुअल बन रही, पहली रे यहाँ से गुजर के ये एस है, फोकल लेंथ है, यहाँ से फोकस से पास हो गई। दूसरा ऑप्टिकल, अब दोनों चुके स्प्रेड हो रही हैं, बैक में मिला के यहाँ पे हमने इमेज, इमेज वर्चुअल होगी, मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओ, ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज है, प्रिंसिपल फोकस ये है। पुट द एरोज ऑन द रेस, तो देखिए ये मैंने एरोज रेस के ऊपर लगा दिए, यानी कि ये वाली रे ऐसे जाएगी, ये वाली रे ऐसे जाएगी, ये यहाँ से ऐसे ऐसे निकल जाएगी। शो द लाइट इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस विद द ग्लास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5। अब ये गिर रही है लाइट, तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये यूं चली जाएगी, नहीं सॉरी गलत बना गया, ये चूंकि ग्लास है तो ग्लास के अंदर बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसका होने का मतलब क्या है कि ये ऐसे चल जाएगी। अब आप ये बताइए कि इस केस में TIR कभी भी परफॉर्म नहीं हो सकता, रीजन क्या हो सकती है कि TIR यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज लाइट रे इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, यानी कि रेयरर टू डेंसर जा रहे हैं, जो कि कभी मुमकिन नहीं है। लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, TIR के लिए, तो यहाँ पे मुमकिन ही नहीं है कि TIR परफॉर्म हो सके, अगर आप एयर से ग्लास में जा रहे हैं तो कभी भी नहीं होगा। अब दोबारा से वही चीज आ गई, अच्छा, कैन ओनली बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। देखें प्लेस 3 टिक्स, अब यहाँ पे जो इमेज बन रही है ये तो स्क्रीन, चूंकि वर्चुअल इमेज है, सीधी इमेज बन रही है, तो ये यहाँ पे अगर स्क्रीन प्लेस भी करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर ये इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि ओरिजिनल रेज ये है और ये डाइवर्ज हो रही है, तो रेज तो ये स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखें कैन ओनली बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, नहीं। डिमिनिश्ड होगी, स्मॉल इन साइज, नहीं। इनलार्ज होगी, जी हाँ। इन्वर्टेड होगी, नहीं। रियल होगी, नहीं। सेम इन साइज, नहीं। अपराइट, हाँ।
तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। एप्लीकेशन विच कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन दिस वे। स्टेट एंड एप्लीकेशन, कॉन्वेक्स लेंस की एप्लीकेशन बहुत सारी हो सकती हैं, कैमरा में इस्तेमाल होता है और जो स्पॉटलाइट्स होती हैं उनमें इस्तेमाल होता है, और बस ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, इसमें क्या करा है, ये डायग्राम लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, हाइट इसकी इतनी है, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया गया, पी जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, और फोकल लेंथ कितनी दी गई है इसकी 2। तो इसका मतलब क्या, एच नॉट जो है वो बता रहे हैं 1 सेंटीमीटर, पी जो है वो बता रहे हैं 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ चूंकि कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा 2 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे फुल साइज यू आर ऑब्जर्व रफली। अब इन्होंने आपको बनाने के लिए कहा है तो हम ड्रॉ तो कर सकते हैं। अब अगर आपसे कहें कि भाई बताओ कि इमेज कहाँ बन रही है, तो Q इज इक्वल्स टू पी एफ ओवर पी माइनस एफ, पी एफ इज इक्वल्स टू पी माइनस एफ, Q इज इक्वल्स टू पी एफ ओवर पी माइनस एफ। तो पी एफ पी कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 5 माइनस 2, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3, तो 3.33 सेंटीमीटर पे आ जाएगा Q। Q पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इमेज क्या होगी, रियल होगी। इमेज क्या होगी, रियल होगी। Q की वैल्यू P के मुकाबले में कम है तो डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। डिमिनिश्ड क्यों होगी, क्योंकि स्मॉल इन साइज, नॉन मैग्नीफाइड। तो बस ये यहाँ तक हुआ है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको जहन में रखने। अच्छा, इसके अलावा मैं एक दो चीज़ें और भी आपसे डिस्कस कर लूँ, ये आप देख लीजिएगा, डिफेक्ट ऑफ आईज, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें ये हो सकता है कि भाई एक आई है, ये आई बॉल है। अब आई बॉल को अगर हम डिस्कस करें, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट, आई बॉल एक एक हेल्थी है, ये एक सही नॉर्मल आई बॉल, तो नॉर्मल आई बॉल में जो रेज इससे जाके टकराएंगी या किसी भी तरीके से यहाँ पे जाएंगी, जाने के बाद जब यहाँ से टकराएंगी रेज, तो जो इसकी इमेज बनाएंगी वो इस रेटिना पे इन्वर्टेड कन्वर्जेंस कहाँ पे मिल रही होगी, आपको रेटिना पे मिल रही है। अगर कन्वर्जेंस आपको रेटिना पे मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि इमेज कैसी होगी, क्लियर होगी, क्लियर इमेज फॉर्म हो रही है। अगर आपके अगर नॉर्मल आई बॉल है तो इमेज जो होगी वो क्लियर कहाँ पे मिल रही होगी, आपको रेटिना पे। अब हम एक एक करके तमाम प्रॉब्लम्स देखते हैं। पहली प्रॉब्लम आई नियर साइटेडनेस की, यानी कि फार ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, ये नियर साइटेडनेस है, ठीक है, साइटेडनेस। अब देखिए नियर साइटेडनेस में फार ऑब्जेक्ट आपको नियर तो दिख रहा होगा, फार नहीं नजर आएगा। फार ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ होता है तो जो रेज आके इससे स्ट्राइक करेंगी, तो ये जब दूर ऑब्जेक्ट होता है तो कन्वर्जेंस जो होता है वो पहले के मुकाबले में क्या हो जाता है, करीब हो जाता है, यानी कि यहीं पे ही कन्वर्ज होके इमेज बनने लगती है, रेटिना इधर होता है। तो इसका मतलब क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर, ये मैं इसको क्या लिखूंगा, बिफोर रेटिना इमेज फॉर्म, और आपको धुंधली इमेज आ रही होगी, यानी कि ब्लर इमेज आएगी। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट बैक टू द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर ले जाने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी डाइवर्जेंस बढ़ानी है। इसको पीछे लेके जाने का मतलब क्या है, डाइवर्जिंग मिरर आप यूज करेंगे। तो डाइवर्जिंग मिरर जो होगा वो कौन सा होगा, ये वाला, जो कि रेस को क्या करेगा। अब जब तुम ये मिरर लगाओगे तो अब ये इमेज इधर नहीं रहेगी, अब जब तुम ड्रॉ करोगे तो तुम्हें चेंज करनी, अब ये वाली चीज नहीं बनेगी। अगर तुमने मिरर लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, अब जो इमेज बनेगी दैट शुड प्लेस्ड ऑन द रेटिना। तो आपको यहाँ पे अब जो इमेज मिल रही होगी, डिफ्लेक्ट को ये कॉनकेव मिरर से आपने रिमूव किया, डाइवर्जिंग, और अब क्लियर इमेज मिल रही होगी आपके पास, ठीक है ना। तो ये नियर साइटेडनेस। और फार साइटेडनेस में क्या होगा कि वही ऑब्जेक्ट जो है उसको आपने पहले रखा हुआ है कहाँ पर, पहले फार साइटेडनेस, ये मैं इतने ही हिस्से में कर देता हूँ, ठीक है ना। फार साइटेडनेस के अंदर क्या होता था कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज। जब ऑब्जेक्ट आपके पास दूर के ऑब्जेक्ट की सही आ रही है, करीब की नहीं आ रही है, तो करीब की क्यों नहीं आ रही होती है, जब ऑब्जेक्ट आपने करीब रखा हुआ है तो रेज कन्वर्जिंग बियॉन्ड रेटिना, आप रेज को कहाँ कन्वर्ज कर पा रहे हैं,
बियॉन्ड रेटिना। वैसे देखिए रेटिना के पीछे चली गई ना यानी रे, और ये वाली रे जो है ये भी कहाँ चली गई, रेटिना के पीछे, दरमियान में से भी आ रहे हैं तो ये भी रे पीछे चली गई, यानी कि इमेज जो बन रही है वो आउट ऑफ बॉल बन रही है, बॉल के बाहर बन रही है। ठीक है, अब बॉल के इसका मतलब क्या है कि इस केस के अंदर बॉल छोटी है, बॉल यहां तक होनी चाहिए थी तो स्मॉल इन साइज हो गई है। आउट ऑफ द बॉल बनने का मतलब क्या है कि यहां पर भी इमेज क्या होगी, ब्लर होगी। तो इस डिफेक्ट को सेट करने के लिए यू विल हैव टू ब्रिंग इट बैक, वापस लेके आना है टू द रेटिना। तो कन्वर्जेंस बढ़ानी होगी, तो कन्वर्जेंस इस डिफेक्ट के अंदर कन्वर्जेंस बढ़ाने का मतलब क्या है कि करीब की चीज साफ नहीं दिख रही है तो आप क्या लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करें, यानी कि कन्वर्जिंग। तो अब ये जो अब जब मैंने कन्वेक्स लेंस लगा दिया है तो फिर ये वाली इमेज ये नहीं बनेगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब मैंने कन्वेक्स लेंस लगा दिया है तो लगने के बाद नाउ द रेज विल कन्वर्ज एट रेट, और इमेज जो होगी वो यानी कि विद कॉन्वेक्स लेंस अगर लगा हुआ है तो यू विल हैव टू प्लेस इट रेट। अगर कॉन्वेक्स लेंस नहीं है, अगर कॉन्वेक्स लेंस यहां से गायब है तो आप रेज बनाएंगे और बना के कन्वर्जेंस फिर आप रेटिना पे नहीं करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस नहीं है तो फिर कन्वर्जेंस जो होगी अगर करीब है तो कन्वर्जेंस दूर होगी और रेटिना के बैक साइड के ऊपर कन्वर्जेंस होगी। ऐसे ये हुआ, ये ऐसे करके यहाँ पे इमेज, यानी कि इमेज जो बन रही होगी वो आउट ऑफ द बॉल बन रही है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपने अपने जहन में रखने हैं और इसको दिमाग में रखते हुए इसको अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप इसको सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन हमने मैक्सिमम जितने हो सकते थे वो यहाँ पे कवर अप किए हैं। मैं एक वीडियो और भी बनाऊंगा जो कि आपके पास पेपर, लेकिन पास पेपर्स के की वीडियो तो बनी हुई है। इसके अलावा जो आपके पास एमसीक्यूज हैं 2022 के वो भी आप लोग बहुत देखिएगा। एमसीक्यूज उसी में से लिए गए हैं लेकिन सेम डिटो कॉपी वैसे नहीं है। जो इनकी वीडियोस अपलोड की गई हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको डिफरेंस पता लग सके कि क्या है। कि अब ऐसा हो सकता है कि वहाँ से जो एमसीक्यू लिया गया है उसमें ऑप्शन ए या ऑप्शन एमसीक्यू में दिया हुआ है, तो हो सकता है मैंने ऑप्शन ए के बजाय ऑप्शन सी आपसे पूछ लिया, तो वो रिलेटेड उसी से होगा, लेकिन बस आप अगर वो वीडियो देख लेंगे तो वो भी आपके लिए खासी है। तो आज का लेक्चर उम्मीद है पढ़ते हैं।